धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, ऑनलाइन गुरुकुल एक फिल्म है जो MSG1 MSG2 के बाद बननी शुरू हुई थी। और ये फिल्म बनी, लेकिन ये फिल्म की कहानी और ये फिल्म रिलीज नहीं हुई और ना ही इस फिल्म की कहानी बाहर आई। लेकिन जितने लोगों से इसकी कहानी सुनने को मिली है, उस कहानी को अगर असल जिंदगी में देखें तो ऐसे लगता है जैसे कहानी कुछ हद तक मतलब अलग पैटर्न के ऊपर ये कहानी मौजूदा स्थिति में घट रही है। और उस कहानी से, क्योंकि क्या है कि जो सिचुएशन या जो सरकमस्टांस कह लो, परिस्थितियां अभी खड़ी हैं हमारे सामने, ऐसा नहीं है भी ये परिस्थितियां बहुतों के सामने खड़ी हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जो दुनिया में पहली बार हमारे सामने आई है और किसी और के सामने नहीं आई है। और हर चीज एक अलग तरह से रहस्यमयी है। कौन क्या कर रहा है, क्या कहाँ से कर रहा है, कौन कौन इसमें मिला हुआ है, कौन नहीं मिला हुआ, ये सारी उलझन भरी कहानी है। और इस कहानी में कौन सा किरदार कहाँ जाके खत्म हो जाता है और कौन सा किरदार कहाँ से शुरू होता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने जितने लोगों को संपर्क कर सकते थे अलग अलग तरीके से, तो उतने लोगों से संपर्क किया है और ऑनलाइन गुरुकुल की कुछ हद तक बेसिक स्टोरी मतलब जानने की कोशिश की है भी, शायद इस स्टोरी से कुछ निकल आए। तो इस फिल्म को लेके चर्चा भी कई जगह चल रही है, पर ये फिल्म रिलीज क्यों नहीं होने दी, या क्योंकि मेरे ख्याल से 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो आखिरी 7 भंडारे कह सकते हैं वो 2017 में चले, उस समय में इसका मोशन पोस्टर और ये पोस्टर वगैरह रिलीज हुआ। उसके बाद इस फिल्म के बाद क्योंकि ये सारा हादसा घट गया, और उसके बाद अब इस फिल्म को लेके ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस फिल्म के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब इस फिल्म का ये पोस्टर जारी हुआ, उसके बाद और इसकी जब शूटिंग शुरू हुई थी, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल ऐसे पूछे गए जो सवाल आज के टाइम पे मतलब उसका जवाब नहीं है अभी, लेकिन उस समय में भी हजूर पिताजी ने जवाब दिया। इसमें सवाल ये थे भी, ऑनलाइन गुरुकुल जो फिल्म है भी, क्या अब डेरा मतलब जो सिरसा है वो क्या फिल्म सिटी की तरफ जा रहा है, या फिल्में बनाएंगे, यहाँ पे अब धार्मिक काम नहीं है। तो ऐसे में पिताजी ने जिक्र किया था, उसमें जवाब दिया था भी फिल्में बनेगी और ये कारवां जारी रहेगा। पिताजी ने बताया था कि धर्मों की शिक्षा को हम फिल्मों के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, और हमें इसमें भी खुशी महसूस होती है। तो ये कारवां जारी रहेगा, ये मतलब ये फिल्में बनने बंद नहीं होंगी। इसके अलावा कई अलग अलग तरह से चीजें सवाल पूछे गए। उस तमाम सवालों में एक चीज निकल के आई कि ना तो ये फिल्में बंद होंगी और ना ही जो तरीका है पिताजी का प्रचार का, जो विजुअलाइजेशन, जिसे हम आज की भाषा में कह दें भी, लोग अब क्या है कि हर चीज एक वीडियो के तौर पे देखना चाहते हैं बजाय उसकी कल्पना करने के। क्योंकि अब साधन ज्यादा है तो लोग कल्पना नहीं करते। जैसे छोटे बच्चे को भी अगर हम कुछ ए फॉर एप्पल दिखाते हैं, लिख के दिखाते हैं, या कोई कहानी सुनाते हैं, तो एक कहानी है, बच्चा कल्पना करता है, लेकिन वही कहानी आजकल सारी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे एनिमेशन के थ्रू या अलग अलग तरीके से बनी हुई है। तो वो कहानी बच्चा अब सुनने की बजाय देखना पसंद करता है भी, मुझे वीडियोग्राफी में दिखी जाए भी ये कैसे घटनाक्रम हुआ था। तो वो अब ऑडियो की जगह वीडियोस पे दुनिया गई है। तो ऐसे ही हजूर पिताजी
विजुअल्स पे जाने लगे थे भी। जो चीजें लोगों को हम समझा रहे हैं वो बेटर है कि विजुअल बना के वीडियो के तौर पे या एक कहानी के तौर पे फिल्माया जाए, जिससे लोग इसको बेटर समझ सके। छोटी उम्र का बच्चा भी समझे, बड़े लोग भी समझे। बड़ा तो समझ ही जाता है, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे जो कमिंग जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए ये सब चीजें पिताजी कर रहे थे। मौजूदा सिचुएशन तो कुछ अजीब ही है जी। फिल्म तो होगी ही नहीं और ये बनेगी नहीं जी। फिल्मों का तो कंसेप्ट पूरा हो गया। मतलब वो जब नौटंकी है ही, सब कुछ नकली है, तो फिर ये सारे ढकोसले तो चलेंगे ही। इसमें कोई मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन मसला है कि ऑनलाइन गुरुकुल में जो सवाल हैं, एक वो पोस्टर आप देखते होंगे, उसमें हमने उसका जो पिताजी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उस पोस्टर का वो पोस्टर डाला है। उसमें पिताजी बोल रहे हैं पेड़ के पास आदमी खड़ा है। तो एक अलग अलग कैलकुलेशंस हैं कि किसी का कहना है भी वो पिताजी का हमशक्ल है भी, नेगेटिव रोल में है, उसको दिखाया गया है। दूसरा किसी का कहना है भी जो थोड़ा बहुत जानते हैं भी वो नेगेटिव रोल में नहीं है, वो पिताजी का ही एक रोल है, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ का रोल है। जो पिताजी की स्टूडेंट लाइफ में पिताजी कैसे दिखते थे, वैसा रोल है। थोड़ा उसमें कंप्यूटराइज्ड काम किया गया है। हमने अलग अलग बच्चों से, पार्टिसिपेंट से, जो फिल्म में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है, उनसे बात करने की कोशिश की है भी कैसे आप हमें समझा सको भी ये फिल्म की स्टोरी कैसी है। तो उस फिल्म में जो हजूर पिताजी ने अपने इंटरव्यू में बात कही भी, पिताजी उसमें एक गुरु के रूप में, एक किसान के रूप में और एक आचार्य, आचार्य मतलब टीचर के रूप में, गुरुकुल के टीचर के रूप में। तो यही तीन किरदार पिताजी के अपने निजी जिंदगी में भी हैं। गुरुगद्दी पे आने से पहले पिताजी एक किसान के रूप में है और स्टूडेंट हैं गुरुकुल के, और एक किसान के रूप में है। और उसके बाद वो गुरु बनते हैं, और गुरु के साथ साथ वो स्कूल के बच्चों को, और भी स्टूडेंट्स जितने भी तरह के आते हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन को लेके एक अलग तरह से टीचिंग का पैटर्न भी उनका रहता है। तो हर तरह के लोग सुझाव लेने आते हैं। तो ये तीन किरदार पिताजी के भी हम रियल लाइफ में हैं, और यही किरदार फिल्म में भी दिखाए गए हैं। फिल्म में ये चीज खुले तौर पे जितनी जानकारी हमें मिली है भी, ये दिखाई गई है कि जो फिल्म का विलेन, मतलब जो नेगेटिव रोल में कहते हैं गुंडा होता है फिल्म का एक बड़ा, तो वो गुंडा जो है वो डॉक्टर आदित्य को बनाया गया है। और वो एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। मतलब वो बीमार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो अपनी प्लानिंग बंद नहीं करता। वो ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि उससे वो दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। आदित्य इस फिल्म में कैसा दिखता है, ये जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसका जितना भी रोल है वो बड़ा गोपनीय रखा गया है भी, किसी को ये ना पता चले ये दिखता कैसा है, इसका हुलिया कैसा है। हो सकता है किसी ने देखा हो, पर जितने को हम जानते हैं उन्होंने हमें इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो कैसा दिखता है। लेकिन ये जरूर है कि वो एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है। एक स्टेज पे आके फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि पिताजी जो गुरुकुल चलाते हैं, मतलब जो गुरुकुल एक तरह से चला रहे हैं, वो गुरुकुल उस गुरुकुल में पिताजी की बेस में कोई दूसरा बहरूपिया आ जाता है, मतलब पिताजी का हमशक्ल आ जाता है, और पिताजी की वो जगह ले लेता है भी उस फिल्म में, उस गुरुकुल में। मतलब गुरुकुल का मुखिया खुद बन जाता है, जबकि वो पिताजी नहीं होते, कोई और होता है। तो ये पैटर्न एंगल भी इस फिल्म की स्टोरी में है। देखिए, अब ये फिल्म रिलीज होनी है नहीं होनी, कब होनी है पता नहीं, लेकिन क्योंकि इसके किरदार हम रियल जिंदगी में देख रहे हैं, रियल लाइफ में इसकी कहानी किस तरह से चल रही है, और पिताजी ये कहा करते हैं भी फिल्में जो हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्ची हैं, भी सच्ची ही आएंगी, और झूठी ऐसे मनगढ़ंत नहीं आएंगी। तो उसके किरदार, क्योंकि फिल्म में थोड़ा ड्रामा होता है, ड्रामेटाइज किया जाता है, थोड़ा उसको विजुअल्स अच्छे देने के लिए और तरह से बनाया जाता है। लेकिन इसमें पिताजी ने यह भी बोला था भी ऑनलाइन गुरुकुल के पार्ट्स आएंगे आगे भी, एक ही मूवी में पूरी कहानी नहीं आएगी। तो इसमें ये भी दिखाया गया है भी गुरु का कोई बहरूपिया होता है, हमशक्ल होता है, वो हमशक्ल बन के आ जाता है उस गुरुकुल में। और उसके बाद गुरुकुल के जो लोग होते हैं वो उसे
मतलब वो मान लेते हैं भी हाँ ये भी हमारा एक गुरु है, लेकिन जो उस गुरुकुल का जो भी पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो उस बहरूपीय के साथ मिला हुआ होता है। और एक स्टेज ऐसी आती है उस फिल्म में जो दिखाया गया है भी, जो ये जितने भी लोग आपस में मिले होते हैं ये एक ऐसी सूचना जारी कर देते हैं या ऐसी खबर निकाल देते हैं जिस खबर से ये दिखा देते हैं भी जो गुरुकुल का वास्तविक मतलब हजूर पिताजी का जो किरदार है भी वो किरदार मर चुका है भी, एक तरह से भी गुरुकुल में जो गुरु जी की मौत हो गई है, ये सूचना ये खबर आ जाती है एक स्टेज पे आके, और कुछ लोग इस खबर को स्वीकार कर लेते हैं भी वास्तव में ऐसा हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते। और फिर एक समय के बाद ऐसे पता चलता है भी गुरुजी वापस लौट आते हैं उसमें, और जब लौट आते हैं तो फिर उनकी असली लड़ाई अपने दुश्मनों के साथ शुरू होती है, और उसमें वो अपने गुरुकुल की जितने भी मैनेजमेंट का सिस्टम है उनको डेरे से निकाल देते हैं, अपने गुरुकुल से बाहर निकाल देते हैं कि, और उसके बाद उनकी अगली लड़ाई जो है वो उस वैज्ञानिक के साथ होती है जो दुनिया बर्बाद करने का सपना देख रहा है, और वो कुछ ना कुछ ऐसे ही कार्रवाइयां कर भी रहा है। और इस बीच जो गुरुकुल के गुरु की और बड़े सारे सरकारी अधिकारियों की, बहुत सारे देश के नेताओं की, अलग अलग लोगों की गुरु जी से मीटिंग होती है, तो ये सारी चीजें चलती हैं उस फिल्म में। और इसमें यही चीज अगर हम रियल जिंदगी में देखें तो हमने आपको शुरुआत से एक बात कही भी, ये नकली ढांचा खड़ा कब किया गया। भाई आप सोचिए भी क्या, जब 2020 में मई 2020 में जब पहली चिट्ठी आई, तब हमने आपको ये बताया था उस समय भी कि ये पहली जो चिट्ठी आई है ये चिट्ठी एक चिट्ठी नहीं है, ये दिखने में एक वसीयत की तरह है भी ये चिट्ठी। और ऐसा लगता है भी जैसे ये आखिरी चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कैसे ट्रस्ट के लोगों को अलग गाइडेंस दी गई है, इस तरह से चिट्ठी एक वसीयत के तौर पे प्रस्तुत की गई है। लेकिन क्या है कि वो डे वन पे हमने उसको नकार दिया, और इस तरह से चीजें, क्योंकि उसमें बेसिक गलतियां बहुत थी तो हमें लगा भी ये चीज हजूर पिताजी कभी लिख ही नहीं सकते। और जिस तरह से वो एक काढ़े जो काढ़ा उसमें लिखा था और उसका बिजनेस शुरू हुआ भी, ये कोरोना की दवाई है, और फिर एमएसजी कंपनी ने करोड़ों रुपए का बिजनेस चलाना शुरू किया, तब हम ये चीज समझते थे कि पिताजी इस तरह जेल में बैठ के कोई एक मरी हुई कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए चिट्ठी तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद चिट्ठियों का सिलसिला बढ़ा आगे, और करते करते फिर ये दौर भी आया अभी बंदा नकली सामने आ गया। और जब ये नकली, इसका मतलब क्या हुआ भी, आप ये मान के चलिए भी मई 2020 में जब पहली चिट्ठी लिखी गई तब ये चीजें वहीं से बिगड़ी हुई थी। मतलब क्या भी, 2020 की जो पहली चिट्ठी लिखी गई वो चिट्ठी उस समय लिखी गई जब जेल में हजूर पिताजी नहीं थे। मतलब हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि अब तो ये पुख्ता जानकारी हमारे पास है अभी हजूर पिताजी सुनारिया जेल में नहीं है, लेकिन उस समय ये चिट्ठी जब आई तो इसका मतलब तब भी हजूर पिताजी वहां नहीं थे, क्योंकि जेल में इतना भी नहीं होता है भी आप किसी व्यक्ति को कैद कर लोगे तो उसकी कोई भी खबर बाहर ना आए, ये इतना आसान नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब वो बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल और सेल में डाला हो जिससे किसी को मिलने ना दिया जाए, और बहुत गिने चुने लोग वहां पे ड्यूटी पे तैनात हों और कोई भी खबर बाहर निकले ना, लेकिन फिर भी खबर किसी ना किसी रूप में बाहर निकल ही जाती है। और जो हम, मैं खुद 2 बार जेल गया हूँ वहां पे सुनारिया देखने के लिए, तो वहां से हमें भी खबरें वहां से मिली हैं, हमने भी वहां पे लोगों से खबरें निकलवाई हैं, क्योंकि आजकल ईमानदारी बहुत है डिपार्टमेंट में, तो किसी भी तरह से खबर तो निकलवाई जा सकती। लेकिन अब इस स्टेज पे ये चीजें ऐसी नहीं है। तो जितने भी सुनारिया जेल में बहुत सारे कैदी भी रहते हैं, तो ऐसी जेल कोई नहीं होती जहां पे कोई गुप्त अलग से चैम्बर हो जहां तक कोई कैदी पहुंच ना सकता हो। तो ऐसी कोई जेल नहीं होती, जेल एक खुले तौर पे होती है, हर बैरक तक एक्सेस होती है, लेकिन हाँ वो कुछ लिमिटेड कर किया जा सकता है, पर इतना नहीं होता है भी आप किसी को इतना गायब कर दो अभी उसका पता ही ना चले। तो ये चीजें हमें तब से समझ आने लगी, लेकिन क्या तब ये शक पैदा हुआ था। ये शक बढ़ता गया जब हमने लीगल नोटिस भेजे जेल को, जेल के यूनिट्स को, डिपार्टमेंट्स को। उसके बाद एक बार मेरी जेल के आईजी से मुलाकात हुई, पुलिस जो जेल हेडक्वार्टर है सेक्टर 14 में शायद पंचकुला में है, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई जेल के आईजी से, शायद जगजीत सिंह नाम था उनका।
उनसे मुलाकात होने के बाद मेरा डाउट थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो पेश आए, उनको ऐसे दिखाया तो ऐसे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे, लेकिन असल में उसके बाद जो घटनाक्रम चला, वहां से मेरा शक और बढ़ गया। हमारा भी, मैं भी था, एक शख्स और था शायद मेरे साथ, कौन था मेरे ध्यान नहीं, तो हम मिलकर आए थे। तो वहां मेरे को शक ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ है। उसके बाद ये 2021 में आके जब रंजीत हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी, तब हमें पता चला भी हजूर पिताजी तो कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहे हैं, और उनके बिना पेश हुए ही कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट में उनके बयान भी दर्ज हो रहे हैं, कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो खुद कोर्ट में है ही नहीं। तब हमने सीबीआई कोर्ट के जज को ये लिखा भी, आप इसका मतलब क्या कोर्ट भ्रष्ट हो गई है? भी जिस व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुना रही है, वो व्यक्ति कोर्ट में है ही नहीं, जो बयान उसके नाम पे चढ़ाया गया वो बयान उसने दिया ही नहीं, तो फिर ये कोर्ट कर क्या रही है? अभी क्या कोर्ट इतनी भ्रष्ट हो गई है, अभी इस सब में वो भी मिल जाएगी? तो उसके बाद वहां उस समय के जो जज साहब थे मौके पे, जो उस कोर्ट के, वो चिल्लाने लगे जी मेरे को तो धमकी दी जा रही है चिट्ठी लिख के इस तरह से। तो ये सारी चीजें इस चीज की पुष्टि तो कर ही रही थी भी जेल से जो कोर्ट में व्यक्ति पेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हजूर पिताजी जेल से सीबीआई की कोर्ट में पेश, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होती है, भी वीडियो, जैसे ये वीडियो चलता है ऐसे ही कोर्ट में भी वीडियो चलता है, तो वो वीडियो से पेश नहीं हो रहे हैं। ये चीज मतलब कंफर्म हुई हमें वहां पे जब रंजीत हत्याकांड का फैसला आ रहा था। उसके बाद जब एक तरफ रवि कुमार और अशोक कुमार ने चिट्ठी, वो हाई कोर्ट में ग्रिट लगाई भी हमें शादी हुई है हमारी, हमें आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट ने जब जेल से ये पूछा कि हमें ये जवाब दो, चिट्ठी में जो लिखा है क्या ये सच है, क्या ये चिट्ठी वाकई में जेल से जारी हुई है? जब ये चीज उसमें आई कि, तो कायदे से मतलब इतना आसान नहीं है भी ये चीज, लेकिन जेल ने बहुत टाइम लगाया इसका जवाब देने में, भी बहुत टाइम लगाया, और लगभग 1 साल के बाद जेल के जेलर ने सिर्फ इतना ही लिख कर देना था भी चिट्ठी उसने भेजी है या नहीं भेजी है। तो वो चिट्ठी, इतनी बात लिखने में जेल के जेलर को 1 साल लग गया। लेकिन जब जेल के जेलर ने ये बात कबूल की, उससे पहले ये नकली वाला व्यक्ति बाहर आ चुका था। उससे पहले जेल का जो मैनुअल था, जो ये हरियाणा गुड प्रिजनर कंडक्ट एक्ट था, कानून था पैरोल वाला, हरियाणा सरकार ने इस कानून को बदल दिया था। मतलब ये सारी चीजें हुई, और इससे एक चीज समझ में आई भी जेलर अपने सिर पे बात लेना नहीं चाहता था, और इसलिए शायद वो 1 साल तक अड़ा रहा, और उसके बाद ये हालात ऐसे पैदा हो गए भी जेलर को कन्विंस करने के लिए नकली वाले से ये बात कहलवाई गई कि चिट्ठियां मैंने, उसने सबसे पहले आते अपने पहले वीडियो में एक ही चीज बोली कि मैंने 10 चिट्ठियां आपको लिखी हैं। तो अब वो चिट्ठियां गिनती में 17 या 18 हो चुकी हैं, लेकिन 10 चिट्ठियां उस समय थी जब वो पहली बार जेल से बाहर आया, दिखाया गया। आया तो वो फरवरी में भी था, उससे पहले भी था, लेकिन दिखाया जो गया। मतलब ये कि उसके बाद अजीब ही होता है, अभी 5-6 साल से जेलर की ट्रांसफर नहीं हुई होती है, तो सुनील सागवान जेलर, उसकी ट्रांसफर हो जाती है और दूसरी जेल में नहीं होती है, उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब जो परिवहन विभाग में। मतलब ये एक बड़ा अजीब है, अभी एक जेलर को जो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक जेलर चल रहा है, जिसकी जज्जर जेल में भी ड्यूटी रही है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक पॉलिटिशियन का लड़का है, और मतलब कागजों में अच्छा है, असल में अच्छा है कि नहीं पता नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता जिसका बाप पॉलिटिशियन बन जाए हरियाणा जैसे स्टेट में, तो वो अच्छा तो वैसे भी नहीं हो सकता, पर कागजों में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उसके बावजूद वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी अगली फिर ट्रांसफर का साथ के साथ कहीं और हो जाती है, मतलब उसको जेल के विभाग से गायब कर दिया जाता है, अभी किसी और जेल में भी ना जाए। अब जेल में तो खाना पूर्ति है, वहां से काले शीशों की गाड़ी निकलेगी, काले शीशों की गाड़ी जेल से चक्कर काट आएगी, कोई उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मालूम ही नहीं है। लेकिन ये नौटंकी चल रही है,
और क्योंकि इतना आसान नहीं है भी ये नौटंकी में इस तरह से पुलिस वाले अपना सब कुछ दांव पे लगा के चलते रहें, तो इसका मतलब ये है भी क्या इस प्लान का जो एंड है वो पहले से लिखा गया है और उनको पता है भी इस एंड के साथ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई बनेगी नहीं। तो ये एक चीज समझने की जरूरत है। अभी हम सोचे भी यार भी क्या भी पुलिस वाले मिल जाएंगे तो क्या उनको डर नहीं लगता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अड़ सकता है इस चीज पे। भैया हम मैं क्यों अपनी नौकरी दांव पे लगाऊं, भी बंदा जिसकी सिक्योरिटी कर रहा है वो होना भी तो चाहिए। तो फिर क्या ये प्लान इतनी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जब ये प्लानिंग बनी होगी तो ये भी बना होगा भी जब ये प्लानिंग फेल हो जाएगी या वो सब कुछ जो उनका एक्चुअली प्लान है वो पूरा नहीं हो पाएगा पूरी तरह, तो फिर इस प्लान को दी एंड कैसे करना है, और दी एंड करने के बाद क्या ये प्लान दोबारा खुलेगा नहीं। तो ये दी एंड दो ही तरीके से हो सकता है। पहला ये भी ये चीजें खुल जाए और जिन जैसे खास तौर पे जेल का जेलर और मैनेजमेंट और उसके बाद जो ये सिक्योरिटी ट्रांसफर करने वाले पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर मुकदमा बना के इन सबको अंदर कर दिया जाए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए जो भी है। और इस सब के बाद भी ये बताया जाए भी हजूर पिताजी वास्तव में सुनारिया में थे या फिर सुनारिया से वो निकाले जाते थे तो वो कहाँ जाते थे। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब हजूर पिताजी खुद आके इस चीज का बयान अपने सामने दे दें। लेकिन क्या इतना सब कुछ हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी पुलिस वालों को तो अच्छे से पता है, तो क्या फिर भी वो सब कुछ मतलब इतनी आसानी से कोई देशद्रोह वाला काम कर लेंगे? मतलब एक देश के कानून को मतलब कोर्ट को, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट जैसे अफसरों मतलब सीबीआई कोर्ट को और हाई कोर्ट को बेवकूफ बनाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं। भी हम इस चीज को समझना है। इसके अलावा फरवरी 2019 का मार्च 2019 में हाई कोर्ट के एक जज का बयान है कि मार्च 2019 में वो जेल के अंदर हजूर पिताई से मिला था। तो मतलब अगर मार्च 2019 में हजूर पिताई जेल में थे उस हाई कोर्ट के जज के मुताबिक, उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2019 में भी रोहतक की कोर्ट का एक सेशन जज है जो जेल में हजूर पिताई से मिला था, ये बात भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। अब अगर वास्तव में हजूर पिताई वहां नहीं थे ये मान के चले, तो क्या हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट सॉरी रोहतक सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब इनकी भी अगर इस लेवल पे मिली भगत है तो क्या ये चीज कभी सामने आएगी? तो क्या जो हम सोचे भी क्या ये प्लान इस तरह से एंड होगा भी जे हजूर पिताजी वास्तव में सामने आएंगे और पता चलेगा भी जेल के अधिकारी और मैनेजमेंट मिलकर ये सारा काम कर रही थी, और उसमें हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का एक जज और सेशन कोर्ट रोहतक का जज भी शामिल था। तो क्या ये कहानी मान ली जाएगी? और क्या इस कहानी की ये कहानी कल को आएगी? क्या ये डर इसमें शामिल होने वाले किसी भी जज या अफसर को नहीं है? तो ये चीज आप समझो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है भी कल को ये किसी भी रूप में ये सूचना जारी कर दें भी हजूर पिताजी की आकस्मिक किसी भी सिचुएशन में मौत हो गई है, बहरूपिये की करनी है। तो क्या ये इस प्लान का डी एंड है? क्योंकि अगर मौत ही दिखा देंगे तो उसके बाद ये घोड़े भी आपको संगत को जी आपको फिंगरप्रिंट चेक करने पड़ेंगे, असली नकली की पहचान कराएंगे। इतना कुछ थोड़ी होगा, मैनेजमेंट ये सब कुछ करने थोड़ा ही देगी जो इतना सब कुछ कर देगा। तो क्या दूसरा प्लान का दी एंड यहाँ पे है भी? या तो ये ऑप्शन चलेगा कि भाई सबको उठा के जेल में डाल दो, या ये ऑप्शन चलेगा भी ये खबर जारी कर दो। अगर दूसरी प्लान का दूसरा हिस्सा ये है भी ये खबर जारी कर दो, तो क्या हजूर पिताजी वास्तव में पुलिस की कस्टडी में हैं भी या नहीं? तो क्या ये संभावना है अगर पुलिस की कस्टडी में हैं और सरकार या कोई भी एडम ब्लॉक के सोचे भी कल को ये जानकारी निकाल दे? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था भी सतपाल पांडे का एक चेला है गुरप्रीत नाम का, ऑस्ट्रेलिया में आईटी विंग का, उसने पहली पैरोल के समय ही हमारे को सतपाल पांडे के कहने पे फोन करके ये बात बताई कि मैनेजमेंट के लोगों ने हजूर पिताजी की हत्या करवा दी है। हालांकि उसने कहानी जो बनाई वो उसी कहानी में उलझ के रह गया, लेकिन ये कहानी सतपाल पांडे की तरफ से आईटी विंग का व्यक्ति हमारे को सुना रहा है फोन पे ऑस्ट्रेलिया से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी भी, देरा
एक तरफ से हमारे दिमाग में ये बात बिठाना चाहता था भी या तो ये असली है, और अगर हमने ये मान लिया भी असली नहीं है तो उसके बाद वो दूसरे एंड से भी ये कहानी बिठाना चाहते थे भी हम ये मान लें भी हजूर पिताजी अब नहीं रहे। लेकिन ये सारी चीजें वो एक रामायण के एंगल से परोस रहा था, जहां वो उलझ गया अपनी कहानी में। मसलन ये भी अगर सरकार को पता है और मतलब और मैनेजमेंट को भी पता है भी हजूर पिताजी जीवित हैं, और उसके बाद ये सारी कहानी पनप रही है, तो ऑब्वियसली हजूर पिताजी किसी की कस्टडी में तो होंगे भाई। अगर वो जेल की कस्टडी में नहीं है तो कोई जो यूनिट होगी जो उनको वहां से ऑन पेपर लेकर गई होगी। लेकिन क्योंकि ऑन पेपर तो रोहतक कमिश्नर जब बेल दे रहा है, वो दे रहा है पैरोल और फरलो दे रहा है, तो ऑन पेपर तो हजूर पिताजी सुनारिया जेल में ही होने चाहिए। लेकिन सुनारिया जेल में है नहीं, ये हमारे पास पुख्ता खबर है। तो फिर ऑन पेपर अगर पिताजी सुनारिया जेल में नहीं है तो फिर कहाँ है? तो ये एक ऐसी चीज है जो आप समझें। अब क्या भी अगर आप कहो जी कल को तो यूपी वाले का कत्ल करवा देंगे, और मान लो यूपी वाले का कत्ल करवा के सरकार ये घोषणा कर दे लो जी हो गया काम, और उसके बाद हजूर पिताजी सामने आ जाएं, तब क्या होगा भाई? अगर इस सबसे एक ही कहानी समझ में आती है जो बेस्ट पॉसिबल है, अभी हजूर पिताजी सरकार के हिसाब से और मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और ये हजूर पिताजी के भी वचन है जो खासतौर पर डेरे में आस्था रखते हैं, और परमपिता शासतनाम सिंह जी महाराज के भी वचन है। तो ये पॉसिबल रूहानियत के तौर पे तो हो नहीं सकता। दुनियावी तौर पे कहानी बना ले एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम या तो बीच में हुआ है जो घटनाक्रम इस तरह का है भी किसी को मालूम नहीं है। तो क्या जो एम्स से सुनारिया जेल ले जाने की जो गाड़ियां में सुरक्षा में चूक की बात हुई, जो दो औरतों को मिलवाया गया वो डीएसपी शमशेर सिंह, क्या उस कहानी में झोल है? उस कहानी में कुछ ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता, या वहां से सब कुछ हुआ? मतलब ऐसा नहीं है भी घटनाएं हुई नहीं है। मतलब पिताजी का कागजों के अंदर पीजीआई के अंदर एक सिटी स्कैन करवाना, और सिटी स्कैन में पेनक्रियास जो मतलब आमाशय होता है उसमें गांठ का ट्यूमर का निकल आना, और उसके बाद वो जांच जब इसमें मेदांता अस्पताल में होती है तब उसमें वो ट्यूमर का गायब हो जाना। मतलब क्या पीजीआई रोहतक का जो 9 डॉक्टरों का पैनल बैठा था हजूर पिताजी की जांच करने, क्या वो सारे बिके हुए थे? या जो मेदांता में डॉक्टर 4 दिन रखा जिन डॉक्टरों ने, क्या वो सारे बिके हुए थे? मतलब ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जो दोनों जगह पे अलग अलग आदमी हो। मसला ये भी, ये सारी कहानी क्या इसलिए बिल्डअप की जा रही थी भी धीरे धीरे लोगों को शक्ल दिखाई जा रही थी नकली वाले की भी, क्या इस शक्ल की एक्सेप्टेंस आएगी लोगों के बीच में? और क्या हजूर पिताजी कभी जेल से इलाज के लिए बाहर आए ही नहीं? मतलब ये ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जो हर जगह जाके डेड एंड पे है। और इत्तेफाक यह है भी जब हजूर पिताजी की अपनी फैमिली अपना परिवार दिखाई देता है साथ खबरों में सब कुछ, बावजूद उसके, और जब ये सारी मूवमेंट जेल से होती है, आपको एक चीज बताएं भी, जेल से जब कहीं ले जाया जाता है इलाज के लिए या मेडिकल के लिए, तो जो वो खर्च मतलब जो सारा काम है वो सरकारी कागजों पे होता है, वहां पे जेल को फीस नहीं भरनी पड़ती। मतलब जेल से जब कैदी को ले जाया जाता है तो वहां पर्ची तो कटती है लेकिन उसकी फीस नहीं भरी जाती कि भाई पैसे कटाओ इस पर्ची के। तो ऐसे में लेकिन जब हजूर पिताजी को जेल में से दिखाया गया वहां ले जाते हुए, तो जो बिलिंग है वो बिलिंग एमएसजी कंपनी का सीईओ सीपी अरोड़ा करता है, और सीपी अरोड़ा को कागजों में वहां पे पिताजी का दोस्त दिखाया जा रहा है। मतलब जब पिताजी के पास माताजी अवेलेबल है, जसमीत भाई वहां पे है, और ये वीडियो में दिख भी रहा है कि वो वहां अस्पताल पीजीआई में जा रहे हैं, बावजूद इसके सीपी अरोड़ा को गार्जियन दिखा के पेमेंट की गई है अस्पतालों में, तब जब जेल के कैदी की पेमेंट तो होती ही नहीं। तो बिलिंग हुई है बकायदा इस सब चीज की। तो क्या खिचड़ी पल रही है, क्या चल रहा है, कोई आइडिया है भी? ये सारी खिचड़ी क्या है कि हर एक स्टेप पे कोई ना कोई चीज ट्रायल की जा रही है, क्योंकि ये इतनी हबड़ा दबड़ी में हो रहा है तो गलतियां बहुत सारी हो रही हैं, एक नहीं हो रही।
और ऐसे में ये चीज तो कंफर्म है भी हजूर पिताजी, जो मेरे समझ में आता है भी सरकार की कस्टडी में नहीं है। अगर होते तो उनको पता है भी इस कांड के पीछे अगर असल में हजूर पिताजी सामने आके ये बात बोल देंगे तो ये कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि ऐसा क्राइम कभी किसी ने किया नहीं, और अगर किया है तो कभी सामने आया नहीं। और उसके बाद अगर हुआ भी होगा तो किसी ऐसे शख्स के साथ होगा जो आम आदमी होगा, लेकिन एक स्पिरिचुअल लीडर और इस तरह से आस्था का जो खेल है और उसके पीछे हजारों करोड़ की लूट है, भी पैसा भी लूटा जा रहा है, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी कि एडम ब्लॉक और सरकार इस बात पे आश्वस्त है कि हजूर पिताजी कभी सामने आएंगे ही नहीं। और अगर ये सिचुएशन है तभी ये इतना सब कुछ प्लान कर सकते हैं, वरना प्लान हो ही नहीं सकता। इतना इतना बड़ा रिस्क इतने सारे सरकारी अधिकारी या सरकारी अफसर या पुलिस वाले इतना रिस्क कभी नहीं उठाएंगे। बहुत रेयरेस्ट चांस है, वो तभी है जब इनकी जेब में, इनको पता है भी विदेशों में ये जाके ऐसा काम वो तभी करता है कोई अफसर, जब उसको पता है भी 100-100 करोड़ रुपया कमा लिया और विदेश में जाके सेटल होना है, और अब यही आखिरी है, तो इसके बाद नौकरी चली भी जाए तो गायब हो जाएंगे। लेकिन उसको ये पता होता है भी नौकरी जाएगी, पर जब ये चीज, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम है और इसमें मर्डर तक हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, और इस सारी घटनाक्रम के बीच में दंगे भी जुड़े हैं, मर्डर भी जुड़े हैं, और एक दो नहीं, मतलब 50-60 लोगों की हत्याएं जुड़ी हैं, तो क्या इस सारे उसमें हाई कोर्ट को बेवकूफ बनाना, क्या ऐसे में सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी, जेल नहीं होगी उसे? तो फिर कैसे वो आश्वस्त है भी सिर्फ नौकरी चले जाएगी और उसके बाद वो जो रिश्वत का पैसा मिला भी होगा वो विदेशों में जाके सेटल हो जाएगा? इसका मतलब ये है भी सरकार और मैनेजमेंट इस बात पे आश्वस्त है भी वास्तविक में असली हजूर पिताजी कभी सामने नहीं आएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ये बात सोचने की जरूरत है भी ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है भी ये व्यक्ति नकली है, और अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो ये तब तक चल रहा है जब तक लोगों से पैसा निकाला जा सकता है। दूसरा क्या है भी, राम मंदिर का मुहूर्त होना है, जो आपको पता हो, एक अपना चर्चित मुद्दा है पूरे देश में, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, और जनवरी 2024 के अंदर 22 या 23 जनवरी के आसपास उसका मुहूर्त होगा। और उसको लेके जो आरएसएस संगठन है वो जगह जगह हिंदुओं को संगठित कर रहा है एक तरह से। एक्चुअल में वो राम मंदिर का मुहूर्त कम है और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा है। तो ऐसे में जितने भी धार्मिक लीडर हैं, धार्मिक चेहरे हैं, वो धार्मिक चेहरे एक जगह इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि जितने हिंदू हैं वो संगठित होकर एक साथ राम मंदिर के पक्ष में दिखाई दे, और राम मंदिर का मतलब बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे। तो उस पैटर्न पे काम चल रहा है। और जब हमें पता है भी हजूर पिताजी ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इसको लेके धर्म के व्यापारीकरण के खिलाफ थे, तो लेकिन ये यूपी वाला जो आया है अब ये खुद अपनी ही मूर्ति बनवा रहा है, अपनी मूर्तियां पर चलन में ला रहा है, इसका मतलब ये उस पैटर्न पे आ रहा है जहां पे ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन को जस्टिफाई करे भी ये बहुत अच्छा काम है और ये होना चाहिए था, और ये इसकी मतलब डेरा सच्चा सौदा में इसकी सहमति है। ये चीज मतलब मुझे लगता है भी जो प्लान के तौर पे चल रही है, और इससे ज्यादा इसका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, जहां आप सरकार को लगेगा भी अब पानी सिर के ऊपर से गया, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, जब तक नहीं देना पड़ेगा तब तक धंधा चल रहा है, और जब देना पड़ेगा तब ये आखिरी स्टेप उनके पास है ही है। तो ये चीजें अगर हैं, लेकिन क्योंकि उनको सिर्फ डेरा की दुनियावी तरीके से या राजनीतिक तरीके से वो डेरा की पिताजी को देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मायने उनको नहीं पता है हजूर पिताजी के, और इसलिए वो वाली दृष्टि उनके पास है ही नहीं देखने, सोचने, समझने की भी किस तरह से ये सब चीजें चलती हैं। तो ये चीज आपको समझनी है भी अब आगे किस स्टेज पे काम हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास कुछ जानकारियां ये हैं, क्योंकि डेरा का एक कॉन्सेप्ट था भी, डेरे में जब लंगर बनता है, अगर आप देखा हो भंडारे पे, सत्संग पे जब हम आया करते थे तो लंगर बनता था, और ये लंगर जो है वो मतलब अगर बच जाता था तो ये ऐसा नहीं है भी आसपास की कॉलोनियों में या किसी ब्लॉकों में उन लंगरों को बांटा जाता था। जब ये लंगर बच जाता था तो ये लंगर सुखाया जाता था, सुखाने के बाद इसको
मतलब पीस लिया जाता था, तो ये पशुओं को डाल दिया जाता था। और जो लंगर ठीक ठाक होता था वो अगले टाइम पे, मतलब जैसे मान लो सुबह का लंगर बना है, दोपहर में बट गया, और दोपहर को अगर लंगर बच गया तो लंगर खराब थोड़े होता, तो शाम को वो लंगर गर्म रखा जाता था और शाम को वो लंगर सेवादारों में बांट दिया जाता था। लेकिन कभी संगत में जो आया ही नहीं सत्संग में, जो डेरे में आया ही नहीं है, उसको फ्री में थोड़ा है कि बाहर जाके लंगर बांटते थे। क्योंकि ये लंगर प्रसाद है और उन लोगों के लिए जो डेरे में भक्ति भाव से आते हैं। घर बैठे बैठाए प्रसाद नहीं मिलता है, जो भक्ति भाव में उठ के ही नहीं आया उनको किस तरह का प्रसाद। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हर जगह क्या हो रहा है, अभी जगह जगह लंगर घरों तक पहुंचाया जा रहा है। अब ये लंगर घरों तक जो पहुंचा, घर घर पहुंचाने का मतलब क्या है, अभी क्या किसी तरह की कोई रेकी चल रही है लंगर पहुंचाने की? क्योंकि अब हम मान लो घर पे बैठे हैं, हमें कोई आके बोले जी ये डेरे का लंगर है जी, बच गया आप खा लो। क्या मतलब है, डेरे का लंगर बच गया, डेरे में तो हजारों लोग आ रहे हैं, बच गया तो एक अगले टाइम चल जाएगा। एक दिन के अंदर लंगर थोड़ा ही बासी होता है, सुबह का लंगर बच गया तो दोपहर को लग जाएगा, दोपहर का बच गया तो शाम को लग जाएगा, शाम का बच गया तो अगले दिन सुबह लग जाएगा, तो रात को सेवादार पहरे पे आते हैं उनको लग जाएगा। ब्लॉकों में बांटना, घर घर जाके बांटने का मतलब क्या है? क्या ये लंगर बांटने की आड़ में कोई रेकी चल रही है? और जिस तरह से दिल्ली दंगे से पहले जो दूध बांटा गया दिल्ली में, शादरा और इस इलाके में, खास तौर पे गोकुलपुरी के इलाके में, पुरानी दिल्ली के इलाके में, तो क्या ये भी उसी पैटर्न पे कोई रेकी चल रही है? और उसके बाद 12 तारीख जो है, 12 तारीख को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है डेरे की ओर से। हमें नहीं पता क्या होना है 12 तारीख को और क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी नहीं पता है। लेकिन लंगर जो घर घर जाके बांटना, ये थोड़ा संदिग्ध है, अभी डाउटफुल है, अभी कुछ गड़बड़ है। बाकी और समझ में नहीं आता, क्योंकि लंगर अगर मान लो कहीं प्रोग्राम हो रहा है और बच भी गया तो वो लंगर डेरे पहुंचाया जा सकता है। जितना खर्चा आप उसको बांटने में करोगे घर घर, उतने से मतलब 10वें हिस्से में तो वो डेरे पहुंच जाएगा। और डेरे में दुनिया भर का सेवादार संगत आती है, तो उनमें लंगर बट जाएगा अगले दिन। और लंगर जब इकट्ठा हजारों की गिनती में होता है तो वो ठंडा भी नहीं होता है। चलो खैर, जो भी है, हम जो भी चीजें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीजें आपको बता रहे हैं। और जो हालात हैं वो इस तरह से हैं, भी अगर ऑनलाइन गुरुकुल की कहानी को सच मान लें, और ये इसी तर्ज पे चल रही है भी, जहां गुरुकुल के मैनेजमेंट भ्रष्ट हो गई थी और हजूर पिताजी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया था, और हजूर पिताजी की जगह नकली अ, नकली बंदे को गुरु बना के गुरुकुल का इंचार्ज बना दिया था। तो ये सारी चीज अगर मूवी में दिखाई गई तो क्या इसलिए ये मूवी रोकी गई? अभी किसी ने सवाल पूछा भी ये रिलीज क्यों नहीं हुई। क्योंकि इसका पोस्टर ही 15 अगस्त 2017 को जारी हुआ और 25 अगस्त को ये हादसा हो गया, हजूर पिताजी के जेल जाने वाला। और उसके बाद ये सारी चीजें रुक गई। और अब क्योंकि फिल्म तो तैयार थी, तो फिर रिलीज क्यों नहीं हुई, ये तो भाई अब यूपी वाले से पूछ लो आप, क्योंकि हमें तो यही, अगर उन जो उसको असली मानते हैं वो बताएगा कि क्यों नहीं रिलीज करी, भी ऐसा क्या था। और दूसरा भी, अब क्या खबर किस रूप में आएगी और उस खबर का क्या असर होगा, क्योंकि देखो मेजॉरिटी क्या है, अभी अभी तो ग्रंथों में ही लिखा है भी, जो अधिकांश कोई भी भक्ति मार्ग में जब भी गुरु ने परीक्षा ली है, तो अधिकांश जितने भी लोग होते हैं, वो सब में से जो अधिकतर लोग होते हैं वो झूठ के साथ ही झूठ का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि आप देखो भी, जिन भी गुरुओं की परीक्षाओं के आते हैं उसमें ऐसा ही हुआ है कि बहुत एक या दो या चार इस तरह से शिष्य होते हैं जो इस हद तक अ, गुरु को समझ पाते हैं, या कह लो भी गुरु उतने ही लोगों को वो दृष्टि देता है, बाकियों को देता ही नहीं है। हर किसी का अपना तरीका है, हर किसी के अपने कर्म है, किस रूप में गुरु किसको कैसे बख्शता है तो गुरु जानता है या लेने वाला जानता है। लेकिन जो कहानी हम सुनते हैं पुरानी गुरुओं की परीक्षाएं लेने की, उस कहानी में तो यही चीज निकल के आती है भी, जो अधिकतर लोग होते हैं वो झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं। ये पहली बार है कि कोई गुरु के इतने, कम से कम, क्योंकि अभी एक अर्जी जो दाखिल की है सरकार में, उसमें 1025 लोगों के साइन हुए हैं नकली असली मसले को लेके। क्योंकि पिछली बार कोर्ट चिल्लाने लगी थी जी 19 ही लोग आए हैं, लेकिन अब जो अर्जी सरकार के रिकॉर्ड पे दाखिल हुई है उसमें 1025
लोगों ने साइन किए हैं। और अब 1025 तो मतलब आध्यात्मिक इतिहास में 25 लोग भी ऐसे नहीं हुए जब गुरु ने परीक्षा ली और उस परीक्षा में भी 25 लोग भी मतलब पार हो पाए हो। अब जब 1025 लोग इस विश्वास के साथ खड़ गए भी, इसका मतलब आप अंदाजा लगाओ भी रूहानियत में गुरु की रहमत कितने गुना है। और हम कहते हैं भी 3 शिष्य मतलब कितने कम शिष्य हुए हैं भी, 50, 60, 100, वो भी मतलब गुरु को नहीं जान पाए, वो भी बहुत कम रह गए थे उसमें भी जब परीक्षा हुई। लेकिन 1025 लोगों का साइन करके कागज दे देना, तो इतना तो विश्वास है कि वो अपने गुरु के व्यक्तित्व को पहचानते हैं। और आप ये चीज देखिए भी, पारसदी भट्टी ग्रंथों में ये चीज का भी जिक्र है कि भी शक्ल से गुरु को नहीं पहचाना जा सकता, शक्ल बदली जा सकती है, शक्ल से गुरु जैसा और भी आ सकता है, लेकिन गुरु खुद ही बहुत कम लोगों को ऐसी दृष्टि देता है जो गुरु को शक्ल से नहीं उसके व्यक्तित्व से पहचानते हो। तो ये चीज मतलब भजनों में भी हजूर पिताजी ने लिख दी, परम पिताजी ने लिख दी। इसका मतलब ये आध्यात्मिक इतिहास में ऐसा होता आया होगा या होने वाला है कि इस तरह से भी पॉसिबल है भी हम गुरु को शक्ल से ना पहचान के, चेहरे से ना पहचान के, हम व्यक्तित्व से पहचाने भी किस व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं गुरु। तो वो सारी चीजें अब हम देख रहे हैं, और काल का जाल दायरा किस तरह है, और कैसे जब परम पिताजी ये बात बोलते थे भी काल ने आंखों पे खोपे और कानों पे मोहरें लगा दी हैं, 27-27 साल की उनके सत्संगों के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज हम वो चीज देखते हैं भी 27 साल हजूर पिताजी ने भी सत्संग किए, और हजूर पिताजी ने तो वो परम पिताजी से कई बढ़ चढ़ के अपने पर्सनल लाइफ को भी खुले तौर पे पब्लिक के सामने, संगत के सामने रखा है। उसके बावजूद भी, और उस इतने मूवी बना के हिंट भी दे गए, सब कुछ दे गए, हर चीज बता गए भी डेरे में पिताजी के साथ किस तरह से तेरावास के अंदर एक्सेस रखने वाली जो महिलाएं हैं वो हजूर पिताजी की हत्या की साजिश तक रच जाती हैं। और उसके बाद जो सरकारी पहली मूवी में तो दिखाया कि कैसे कोई मंत्री है किसी स्टेट का, और दूसरा भी कैसे उस उन पिताजी जिसको सड़क से उठाते हैं वो लड़की मतलब एक तरह से माफिया की तरफ से आती है। दूसरी मूवी में डीजीपी लगा हुआ है और उसके पीछे एक बड़ा मिनिस्टर है सेंटर का, जो आर्मी तक को होल्ड करता है, आर्मी तक पे होल्ड रखता है। मतलब आप अंदाजा लगाओ भी ये दायरा सिर्फ डेरे तक सीमित नहीं है, ये दायरा पुलिस के हेडक्वार्टर तक, उसके ऊपर मंत्रियों तक, कहाँ कहाँ तक है। ये तो पहली 2 मूवीज में ही दिखा दिया। उसके बाद हम ऑनलाइन गुरुकुल को देख रहे हैं और आज इस दौर को देख रहे हैं, तो ये चीज हमें अब समझ में आ रही है भी किस दिशा में जा रहा है। तो आप इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो भी सरकार ये सोचना या मैनेजमेंट ये सोचना किसी भी रूप में कभी भी परोस सकती है। और हालांकि जब वो ये सूचना परोसेगी तो जो गुरु का असली शिष्य होगा वो इस बात की खुशी मनाएगा भी चलो अब अगले स्टेप पे गुरु जी का वापिस आना जल्दी होगा। और लेकिन जो नकली वाले के चेले होंगे उनका क्या हशर होगा ये तो भी मालिक जानता है भी, जो भी होगा। पर आप इस चीज के लिए मानसिक तौर पे प्रिपेयर रहें। इसके अलावा ये चीज पे भी आप स्टडी करना शुरू करें भी संत जब इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं, मतलब क्या होता है कि कृष्ण जी ने जब महाभारत रची ना, तो महाभारत का जब अंत हुआ, अंत होने के बाद जब महाभारत का एनालिसिस किया गया, उस एनालिसिस में यह समझ में आया भी कृष्ण जी अगर चाहते तो ये महाभारत होती ही ना। लेकिन दूसरी तरफ से ये चीज दिखी भी कृष्ण जी खुद इसको इस तरह से फॉर्मुलेट कर रहे थे भी ये हो, और होने के बाद ये सारा जो बड़े हथियार हैं, ये आगे कलयुग आ रहा है और ये बड़े हथियार नष्ट होने चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये चीज की क्योंकि उनको आने वाली जो युग था उसमें बचाना था इंसानियत को, और कौरवों और पांडवों की लड़ाई करानी जरूरी थी। तो ये चीज कृष्ण जी के कैरेक्टर में आती है। अब उसमें कृष्ण जी का और भीष्म पितामह का जो संवाद आता है उसमें भी ये चीज आती है भी जब कृष्ण जी से ये पूछते हैं भी क्या भविष्य में समाज ये प्रेरणा नहीं लेगा भी इस तरह से भगवान भी छल कर सकते हैं। तो कृष्ण जी ने वहां भीष्म पितामह जी को एक जवाब दिया, हालांकि कितना सच है मालूम नहीं लेकिन सुनने में आता है
पढ़ने में कहीं आता होगा। तो कृष्ण जी ने जवाब दिया, अभी अभी तो कुछ भी नहीं किया है, कलयुग में बुराई इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान इससे भी बड़े बड़े छल करेगा, और वो बहुत बड़े छल कर सकता है। और क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी, और इसलिए ये किसी भी तरह से गलत नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ करना जायज है, लेकिन इसकी कीमत जो अवतार होते हैं वो चुकाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने भी इसकी कीमत अपने पूरे कुल के नाश के साथ चुकाई थी। और यही चीज कहानी पिताजी ने अगस्त 2017 में सुनाई भी। अब क्या आज हम देखें भी, हजूर पिताजी के परिवार का एकदम से डेरे से बिल्कुल अलग हो जाना, और उनका अपने एक अलग दुनिया में चले जाना, ये सारी चीजें, मतलब उनका अपने मतलब नाम के साथ से पिताजी का नाम हटा लेना अपने नाम से, तो क्या वो बेमुख हो गए अब हजूर पिताजी से? ये सारे चीजों का होना का मतलब, और क्या ये उसी दिशा में है भी, कोई ऐसा बड़ा छल है जो सतगुरु खेल रहा है या मालिक खेल रहा है इस रूप में भी? आने वाला जो समय है, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, आ, भी आने वाला जो समय है वो समय इस तरह इतना भयानक है भी। आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ भी, वैसे तो जो सोशल मीडिया पे मतलब जो स्टडी करते रहते हैं उनको तो पता होगा, नहीं तो आप एक वर्ड याद रखिएगा, क्यू स्टार। क्यू स्टार नाम की एक टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही इसका आप बड़ा वर्जन कह सकते हो। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को हर दिन ट्रेंड करेगी। उदाहरण के तौर पे, जैसे आम तौर पे आपको दिखता हो भी, एक व्यक्ति अपराध करता है वो बच जाता है, उसको एक कानूनी दाव पेच वो जानता है। एक भोला भाला व्यक्ति होता है वो भी अपराध करता है, लेकिन वो कानूनी दाव पेच नहीं जानता तो वो फंस जाता है। और अब सोचो भी, अगर जो भोला भाला व्यक्ति है उसको कंप्यूटर मतलब भोला भाला जो व्यक्ति है उसको कंप्यूटर ऐसा मिल जाए जो उसे सिखा दे कि भी पहले स्टेप पे वो बोले जी मैंने ये अपराध करना है तो अगले स्टेप पे मैं क्या करूं। तो अगर कंप्यूटर ये सिखाने लगे, और वो कंप्यूटर ऐसा नहीं है भी सिर्फ एक ही डाटा से सिखाएगा, वो पूरे वर्ल्ड के क्राइम का डाटा उठा लेगा, और पूरे वर्ल्ड के क्राइम में कौन से क्रिमिनल ने कानून से बचने के लिए कौन सा दांव पेच इस्तेमाल किया, उसके हिसाब से कंप्यूटर ही ये कहानी बना के एक अपराधी को दिखा देगा, एक क्रिमिनल को दिखा देगा भी, अगर इस तरह की प्लानिंग के साथ तुम क्राइम करोगे तो पुलिस और कोर्ट तुम्हें नहीं पकड़ सकती। मतलब ये चीज कंप्यूटर ही इतना ट्रेंड होगा, तो एक आम अनपढ़ से अनपढ़ आदमी का दिमाग पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स के दिमाग को इकट्ठा कर लिया जाए उसके बराबर चलने लगेगा। तो सोचो, एक आम गली का गुंडा इंटरनेशनल माफिया डॉन जैसे लोगों के दिमाग के बराबर काम करने लगेगा, तो सोचो क्राइम का लेवल एक झटके में कितना ऊपर जाएगा। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो जनरेट हो रही है, बन रही है, जिसका नाम है क्यू स्टार। ये तो एक सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इसको दूसरे फॉर्मेट में लो कि जिस व्यक्ति पे आप भरोसा करते हो, किसी भी व्यक्ति पे, आपको अपनी मदर पे भरोसा है, हर चीज भरोसे पे चलती है। आप दुकानदार से सामान खरीदते हो, आप वो आपको बोलता है ना जी मैं तो जेन्युइन माल रखता हूँ, तो आपको लगता है भी यार ये बंदा व्यवहार का सच्चा है भी, ये तो जेन्युइन रखेगा। आप उसके व्यवहार को अपने पढ़ते हो भी, जेन्युइन काम करेगा सब कुछ। तो ऐसा हर जगह विश्वास है। आप मान लो कोई बाल काटने वाला व्यक्ति है, सैलून वाला है, आप उससे बाल कटवा रहे हो या शेव करवा रहे हो, आपको क्या गारंटी है भी उस तरह लेके आपकी गर्दन नहीं काटेगा? तो मतलब विश्वास होता है भी नहीं यार ऐसा नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी करेगा, इसको पता है ये जेल जा सकता है। लेकिन अगर उस बाल काटने वाले को ये पता हो भी ऐसे उस तरह चलाने से के बाद कानून से बचना कैसे है, तो वो क्यों नहीं काटेगा, वो तो काट देगा। तो ये चीजें जो है ये कंप्यूटर अब डेवलप कर रहा है। ये सारी चीजें सोचो, जब ये अभी तो ये सारी चीजें बड़े लोगों के कंट्रोल में है, जो बड़े बड़े लोग होंगे, फेसबुक गूगल जैसे जो, या बड़े बड़े नेता जो वोटरों को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब जिस व्यक्ति पे आपको विश्वास है उस व्यक्ति को झूठा साबित किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी से, उसको बेईमान दिखाया जा सकता है, उसको भ्रष्ट दिखाया जा सकता है। तो ऐसे में ऐसा कोई व्यक्ति
बचेगा ही नहीं दुनिया में जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको। और अगर आप किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते, तो क्या सुई से लेके जहाज तक का सारा काम आपको अपने घर में करना है? आप ना कपड़ा खरीदोगे, ना किसी की दी हुई खाने की चीज लोगे, आप खुद ही अपने आप उगाओगे, खुद ही खाओगे, फिर खुद उसकी सुरक्षा भी करोगे, अकेले पड़ जाओगे, अपने घर में आपको दुश्मन दिखने लगेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है। तो मानवता के लिए जो चीज बन रही है, और ये चीज अमेरिका में तैयार हो रही है, तो मानवता में जो चीज बन रही है वो इतनी घातक है। क्या इस सबके सबका जो भार है, इस सबको रोकने से पहले क्या सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद ये हालात पैदा करके हजूर पिताई ने अपने ऊपर होने दिया, ताकि कल को इस टेक्नोलॉजी को आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, भी इससे पहले भी ये इंसानियत को बर्बाद करे, इस टेक्नोलॉजी को ही खत्म किया जाए या इसका तोड़ निकाला जाए। तो ये सारी चीजें समझो भी, ये सिर्फ डेरे की या मैनेजमेंट के चार पैसों तक सीमित नहीं है। संत जब खेल खेलते हैं तो इसका पूरी मानव जाति के ऊपर असर होता है। ये पूरी मानव जाति के लिए कर रहे हैं। चलो ये तो आज की सिचुएशन। आप पहले जाओ, पहले अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास सबसे नियरेस्ट है, हालांकि किसी का कोई भी इतिहास, लेकिन सबसे नियरेस्ट जो है, भी सबसे कम समय का जो इतिहास है, जल्दी वाला, तो गुरु गोविंद सिंह जी अगर मान लो औरंगजेब को से लड़ना ही चाहते थे, औरंगजेब को मारना ही चाहते थे, तो उन्होंने अपना टाइम सरहंद में या अलग अलग जगह आनंदपुर साहिब में बर्बाद क्यों किया? वो सीधा औरंगजेब से ही लड़ने चले जाते। पर औरंगजेब से तो वो लड़े ही नहीं, औरंगजेब को तो चिट्ठी नहीं मार दिया। तो क्या उनकी लड़ाई वास्तव में मुगलों को मारने की थी? किस चीज की थी? यह एक ऐसा न्यूक्लियस पैदा करने की थी जहां पे लोगों को यह भरोसा हो भी मुगल सल्तनत को तोड़ा जा सकता है। जबकि अगर गुरु गोविंद सिंह जी वो न्यूक्लियस पैदा ना करते बंदा सिंह बहादुर के रूप में, अगर वो उन्होंने पहले खुद जंग लड़ी, वो भी सेल्फ डिफेंस में, उसके बाद जब उन्होंने देखा भी किस हद तक अत्याचार हो रहा है, उसके बाद उन्होंने एक न्यूक्लियस जनरेट किया बंदा सिंह बहादुर के रूप में, और उसने पंजाब के अंदर जो फिर उत्पात मचाया मुगलों के खिलाफ। और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह का धीरे धीरे करते जो राज स्थापित हुआ, तो क्या ये एक ऐसी कड़ी थी बंदा सिंह बहादुर से शुरू होकर महाराजा रंजीत सिंह तक गई, जिस कड़ी ने ये यकीन दिलाया कि भाई ये पॉसिबल है तोड़ना। तो यही चीज संत पैदा करते हैं। संत कोई निजी लड़ाई लड़ने नहीं आते। ये नहीं है भी मोदी को कोई हरा नहीं सकता तो जी पिताजी को इलेक्शन में खड़ा कर दो। वो तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर जाते हैं कि एक तांत्रिक आदमी, पूजा पाठ करने वाला कह लो या रिद्धि सिद्धि वाला आदमी था बंदा सिंह बहादुर, भी उस आदमी को भी एक योद्धा बना के किस तरह से मुगल सल्तनत को ही खत्म करा जा सकता है। मतलब ये एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। तो आज की डेट में जब आओ, अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े बड़े नेताओं के हाथ में वो हजारों करोड़ रुपए दे के खरीद ले, तो ऐसे में हमें को जो नेता के पास या टेक्नोलॉजी होगी, वो अपने आप को तो धर्मात्मा दिखा देगा और किसी भी धर्मात्मा को वो बेईमान दिखा देगा। तो कितना आसान है एक नेता के लिए हमेशा के लिए कुर्सी पे बने रहना और अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करते रहना। तो ये जो पैटर्न है, ये जो हालात आने वाले हैं, आप इस चीज को समझो और ये अप टू डेट रहो भी दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं रहोगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी, आप पिछड़ जाओगे। और पिछड़ जाओगे तो ये बहाना कहीं नहीं है जी हम तो भोले थे या हमें किसी ने बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो भोले वाले हैं। ऐसे लोगों को भोले वाला नहीं कहा जाता, बेवकूफ कहा जाता है, जिनको सब कुछ दिख रहा होता है और वो आंख बंद कर लेते हैं। मतलब एक कहावत है ना, बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है। वो सोचता है भी आंख बंद करके बिल्ली भाग जाएगी। अगर आप इस टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ लोगे तो ये टेक्नोलॉजी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये भूल जाओ। नुकसान तो वो पहुंचाएगी पहुंचाएगी। आप आंख बंद कर लोगे तो ठीक है, अभी मरने के लिए तैयार हो। और ये जो चीज है इसको समझना है, और ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है, ये तो आने वाले ग्रंथों में लिखी जाएगी। अब ये नहीं है भी हाँ जी कोई पुराना ग्रंथ पढ़ के आप इसमें, क्योंकि रातों रात तो आप किसी का व्यवहार बदल नहीं दोगे और रातों रात कोई बेईमान आदमी ईमानदार बनेगा नहीं। और बनेगा भी तो किसके लिए, जब उसको पता है सारी दुनिया ही बेईमान है। तो ये चीज आपको समझनी है, तो यही चीज हम आपको समझा रहे हैं।
भी दो चीजें आपको समझनी है। एक तो ये भी हजूर पिताजी को लेके जो ये सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले की अगली कड़ी में ये खबर हो सकती है भी हजूर पिताजी की किसी भी स्थिति में ये मौत की खबर चला दे। दूसरा भी जो हजूर पिताजी के एंड से जो चीजें चल रही हैं वो इंसानियत की रक्षा के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जा रहा है जिससे लोग इस आने वाले टेक्नोलॉजी का नुकसान कितना हो सकता है और किस हद तक पॉलिटिशियंस और सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा जिससे ये टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए आने से पहले ही रोक दिया जाएगा ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। तो ये दो अलग अलग पैटर्न पे आप चीजों को लेके पैरेलल चलिए। और हाँ, ये नौटंकी ठीक है इनकी, चाहे वो पांडे है कि नहीं है, या राकेश धवन है या नहीं है, या आदित्य है, डॉक्टर आदित्य है या नहीं है, कोई तो व्यक्ति है ही ना, और एक नहीं है अनेक हैं भी जो इस चेहरे के पीछे हैं। हजूर पिताजी का चेहरा बनाया हुआ है, उसके पीछे जो व्यक्ति हैं वो कहीं कोई तो है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, देखनी है, परखनी है, और अपने कान आंख दिमाग सब खुला रखिए। बंद करके, आंख बंद करके बैठने से या भोले भाला बनने से कुछ नहीं होगा। तो खैर, उसके बाद बहुत से लोगों ने वीडियोस बना के भेजे हैं जो नकली वाले। वो क्या है कि वीडियो जब एक साथ सारे वीडियोस अपलोड नहीं होते तो कोशिश करते हैं भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बाद अपलोड करें ताकि एटलीस्ट वो कोई वीडियो देख तो ले। एक साथ सारे कर देंगे तो कोई देखेगा ही नहीं। तो कई बार लोग मैसेज कर रहे हैं भी हमारा वीडियो अपलोड अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो वीडियोस मेरे पास काफी सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, तो एक एक करके वो अपलोड होंगे। तो आप बेफिक्र रहिएगा, अगर आपका वीडियो भेज दिया है आपने और अगर 3-4 दिन तक अपलोड नहीं होता तो आप मेरे को दोबारा मैसेज कर दीजिए कि मेरा 3-4 दिन हो गए और भी मेरा वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो आप रिमाइंडर भेज दीजिएगा 3-4 दिन बाद, क्योंकि अभी लाइन से वो जल रहे हैं और फोन भर जाता है वीडियो से, तो या लैपटॉप में कहाँ रखें। तो ये सारी चीजें हैं। किसी का कई बार एक ही ब्लॉक से एक साथ कई वीडियोज आ रहे हैं, तो फिर एक साथ एक ब्लॉक के सारे वीडियोज नहीं डालते, अलग अलग ब्लॉक के डालते हैं मिक्स करके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस चीज का मतलब महसूस मत कीजिए भी आपका वीडियो लेट क्यों होगा। बाकी आप वीडियो बना के भेजते रहिए। आपके पास एक नंबर, 2 नंबर है, विक्रम जी का नंबर आपको भेज दे रहे हैं, और एक नंबर रवि नड्डा जी का है 9728509285, 01666 01666, 9728501666 और 9728501666। तो इस नंबर पे आप अपने वीडियोस भेजते रहिए। और विक्रम जी का नंबर मुझे याद नहीं है, वो नंबर विक्रम जी का हो तो वो भी आप कमेंट्स में लोग डाल देंगे। तो आप वीडियोस भेजते रहिए। अपना वीडियो बनाते समय आप अपना नाम और खास तौर पे जिले का नाम या ब्लॉक का नाम बता दीजिए, और उसके बाद आप जो भी मैसेज देना चाहे, 30 सेकंड से 40-50 सेकंड तक का वीडियो ही बनता है, कईयों ने तो 15 सेकंड में ही बोल दिया है। तो आप ये वीडियो बना के देते रहिए, डालते रहेंगे। एटलीस्ट वो कहते हैं ना, हाँ का नारा भी मलेरकोटला के नवाब ने तो सिर्फ मुगलों के तरफ होके हाँ का नारा बच्चों के हक में लगाया था, उनका भी सम्मान होता है। तो हम तो गुरु के पक्ष में खुले तौर पे खड़े हैं, तो आपको बोलने में झिझक क्या है, तो गुरु इस चीज को बोल थोड़ा ही जाएगा। तो खैर, जैसा भी आप उम्मीद करते हैं भी जो भी हो अच्छा हो, बस इंसानियत के अच्छे के लिए हो, सच्चाई सामने आए और किसी का नुकसान ना हो, जो गलत है उनको सुमति मिले। तो इस उम्मीद के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।